No, am I audible? Okay. चलो लास्ट टाइम तक क्या हो गया? We have done this. Okay. Sure. Today we have to start the Bohr's model.
Yeah. तो आज अपने को क्या स्टार्ट करना है, बोर्ड्स मॉडल। Bohr's model, it is only applicable to uni electron system. Uni electron system means इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होगा। क्या हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो क्या हीलियम पे एप्लीकेबल होगा? क्या ये हीलियम पे एप्लीकेबल होगा? किस पे एप्लीकेबल होगा? वो हीलियम +1 पे एप्लीकेबल होगा। हीलियम प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तब एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या लिथियम पे एप्लीकेबल होगा? क्या लिथियम प्लस पे एप्लीकेबल होगा? क्या लिथियम +2 पे एप्लीकेबल होगा? फिर बेरिलियम +3 पे एप्लीकेबल होगा। एंड बोर ने जो सेकंड स्टेटमेंट दे के रखा था, इट इज अज्यूम पार्टिकल नेचर। इसने क्या किया था, पार्टिकल नेचर ही अज्यूम किया, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही अज्यूम किया। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं तुमको, फर्स्ट पॉइंट सर यूनि इलेक्ट्रॉन पे ही क्यों एप्लीकेबल है, वी विल सी जब इसका लिमिटेशन पढ़ेंगे तब। अभी के लिए अपने को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होगा, हीलियम प्लस पे एप्लीकेबल होगा एंड लिथियम +2 पे एप्लीकेबल होगा, दैट्स इट। और पार्टिकल नेचर को अज्यूम करके रखा था। इसका रीजन क्या है वो मैं इसके लिमिटेशंस में अपन देखने वाले हैं। बोर्ड मॉडल आराम से मोस्टली 2 to 3 लेक्चर्स लेंगे एंड अपन इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। जो बोर्ड का जो फर्स्ट हाइपोथेसिस था उसके बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट था बोर का, ये बोर ने क्या अज्यूम किया था, एटम्स हैव द न्यूक्लियस वेयर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूट्रॉन्स आर द प्रेजेंट। एक न्यूक्लियस होगा, वहां पे क्या होगा, प्रोटॉन्स होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट Sir, पॉइंट please था show उसका the statement again. स्टेटमेंट। विच स्टेटमेंट? Sir, this one only, sir. शो किया था और क्या था? Okay. So atoms has a nucleus where all protons and neutrons are the present. This is the third point. Then fourth point, the size of nucleus is very small as very small and is present at the center of the atom. ये वही सेम चीजें थी जो रदरफोर्ड ने मेंशन करके रखी, वही सेम स्टेटमेंट्स ने फिर से स्टेट किया। देन तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट एंड सेवन। Negatively charged electrons are revolving around the nucleus in the same way as the planet are revolving around the sun. ये सेम स्टेटमेंट रदरफोर्ड ने भी दिया था, ये सेम स्टेटमेंट इसने भी दिया। The path of electron is circular. The next thing, the attraction force या फिर Coulombic और electrostatic force between nucleus and electron is equal to the centrifugal force of electron. जो रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दे के रखे थे वही सेम स्टेटमेंट इसने भी दिए थे। अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी ये एक है, बच्चे नोट्स नहीं लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखना है तुमको, सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, डोंट वरी। तुमको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि अपन क्या करने वाले हैं।
अपन सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाकी तुम्हारा सारा फोकस लर्निंग में होना चाहिए। लास्ट टाइम क्या बताया था मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेट्स से अगर सपोज तुम्हारे पास रदरफोर्ड ने जो बोल के रखा था, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का स्पीड v है, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनसाइड फोर्स कितना लगेगा याद है तुमको? अगर इसका रेडियस r है, ओके अलीशिया गुड, ओके कूलम्बिक फोर्स वैल्यू क्या होगा उसका, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने एक स्टेटमेंट दिया k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये वही सेम स्टेटमेंट था जो उसने मेंशन करके रखा था। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ये वही सेम स्टेटमेंट है जो रदरफोर्ड ने मेंशन करके रखा था। पर रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था? रदरफोर्ड ने सिर्फ यही स्टेटमेंट दिया, बोर्ड ने क्या किया, ये सेम स्टेटमेंट दिया, इसके साथ साथ रदरफोर्ड ने पोजीशन मेंशन नहीं की थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे रिवॉल्व करेगा, ये मेंशन नहीं किया था। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। यस, उसने ऑर्बिट्स भी नहीं बताए थे। यस और नो? ठीक है, बट जो बोर आया था, बोर ने क्या किया था, बोर ने एक और स्टेटमेंट दिया। बोर का स्टेटमेंट क्या था, इलेक्ट्रॉन, उसने ऑर्बिट नहीं बताए थे, बट बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही रिवॉल्व करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम होता है मास। एंगुलर मोमेंटम जनरली डिफाइन करते हैं। बच्चे मोमेंटम क्या होता है ये बताओ, किसी को मोमेंटम पता है क्या? जो लीनियर मोशन के लिए जनरली अपन अप्लाई करते हैं, दैट इज द m इंटू v। मास कितना है इंटू उसका वेलोसिटी कितना। बट जब भी कोई पार्टिकल सर्किल के अंदर मूव करता है तो उसके लिए डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू किस रेडियस में मूव कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू किस ऑर्बिट की रेडियस में मूव कर रहा है, एम दिया उस ऑर्बिट का रेडियस। उसने स्टेटमेंट दिया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h अपॉन 2 का। मैं इंटीग्रल मल्टीपल पहले भी बता चुका हूँ। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये क्या हो सकता है, h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 2h अपॉन 2 पाई हो सकता है, 3h अपॉन 3 पाई हो सकता, सॉरी 2 पाई हो सकता है। यस, पता था ना, 2 4 6 8 10 12 14 आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। यस और? तो इसने सबसे सही स्टेटमेंट क्या दे के रखा था, उसने स्टेटमेंट दिया था तुम्हारे पास क्या, जो भी MVR होता है, जो भी तुम्हारे पास क्या होता है MVR, वो इक्वल होता है किसके, NH अपॉन 2 पाई। किसके इक्वल होगा, NH अपॉन 2 पाई, वेयर N क्या होगा, N इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, मतलब 1 2 3 4। अगर ऑर्बिट नंबर 1 में मूव कर रहा है तो 1, 2 में मूव कर रहा है तो N का वैल्यू 2, 3 में मूव कर रहा है तो 3। अगर वो ऑर्बिट नंबर, हेलो एम आई ऑडिबल, अगर ऑर्बिट नंबर 1 में मूव कर रहा है तो 1, 2 में मूव कर रहा है तो 2, 3 में मूव कर रहा है तो 3। उसने बोला कि ऐसा नहीं कि वो किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, नो, वो क्या करेगा, या तो ऑर्बिट नंबर 1 में मूव करेगा, 2 में मूव करेगा, 3 में मूव करेगा,
एंड वहां पर मूव करेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 का। इसने इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दिया था। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, इसने इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दिया था। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये वेव थ्योरी से आता है, बट बोर ने क्या अज्यूम किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही अज्यूम किया था। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसमें कमेंट किया था। नॉर्मली तुम इसको ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन एमवी सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट से मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। उसने इसका कोई रीजन नहीं दिया था। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आता है वो वेव नेचर से आता है। तो जब अपन वेव नेचर पढ़ेंगे तब मैं इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी करवाऊंगा, बट अभी के लिए अपन इसको याद रखेंगे, बोर ने स्टेटमेंट दिया था। और ये वेव थ्योरी से आता है, बट बोर्ड ने क्या अज्यूम करके रखा था, इसको पार्टिकल ही अज्यूम करके रखा था। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बच्चे बोर, ये स्टेटमेंट रदरफोर्ड का लिमिटेशन क्या था, रदरफोर्ड का लिमिटेशन था कि तुम्हारे पास, उसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिफाइन नहीं की थी कि वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा, ये उसने डिफाइन नहीं किया था। बोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम MVR वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 का। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब वो क्या हो सकता है, MVR h/2 हो सकता है, 2h/2 हो सकता है, 3h/3 हो सकता है, 4h/4 हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर वो ऑर्बिट नंबर 1 में ट्रेवल कर रहा है MVR होगा h/2, 2 में ट्रेवल कर रहा है तो होगा 2h/2, 3 में ट्रेवल करेगा तो होगा 3h/2। तो उसने ऑर्बिटल की पोजीशन भी डिफाइन कर दी थी, तो उसने इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं दिया था। ये डेरिवेशन अपन देखेंगे वेव थ्योरी। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आता है वो वेव थ्योरी से आता है, बट बोर ने वेव थ्योरी, वेव थोड़ी अज्यूम किया था इलेक्ट्रॉन को, बोर ने क्या अज्यूम किया था, उसको पार्टिकल नेचर ही अज्यूम किया था। इसलिए अभी इसका डेरिवेशन नहीं बता रहे, अपन बाद में इसका डेरिवेशन देखेंगे। क्लियर है सबको? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये 1 और 2 का बाद में यूज होगा, इसको 1 और 2 अभी दे दिया है। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर। एन क्या है, ऑर्बिट नंबर। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम उसने और थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया है। एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यू सच एज h/2, 2h/2, 3h/2 एंड सो ऑन, बट कैन नॉट हैव द फ्रैक्शनल वैल्यू 1.5 h/2। ये ऐसा कभी भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। यस, क्लियर है? तो मतलब एक्चुअल में होता क्या है, अगर सपोज ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है इसको अपन बोल सकते हैं, लेट से यहाँ पर से, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर। पर अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अपन हमेशा आज के बाद जो है अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो अपन हमेशा ये अज्यूम करके रखेंगे कि लेट्स से यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार वो सर्किल नहीं बनाएंगे। जहां पर भी इसको बोलेंगे n इज टू 1, इसको बोलेंगे n इज टू 2, इसको बोलेंगे n इज टू 3, इसको बोलेंगे n इज टू 4। 1 ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3 एंड ऑर्बिट नंबर 4 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे रेफरेंस ले लो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन होगा, n इज टू 1, उसके बाद n इज टू 2, उसके बाद n इज टू 3 एंड सो ऑन। अपन लाइन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमेशा लिखेंगे। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? यस। ऑर्बिट नंबर 1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ऑर्बिट नंबर 1 को क्या बोल रहे हैं अपन? ग्राउंड स्टेट। ऑर्बिट नंबर 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऑर्बिट नंबर 3 को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऑर्बिट नंबर 4 को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट नंबर 4 को क्या बोलेंगे अपन? दैट इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। तो अगर मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे पास सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट है, अगर मैंने तुमको बोला कि कभी भी सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मीनिंग n का वैल्यू कितना होगा? 7। 5 नहीं होगा बच्चे। देखो 2 के करस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग 4 आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 7 आएगा, 3 5 थोड़ी आएगा। क्लियर है बच्चे? जो ये ऑर्बिट्स होते हैं ना 1 2 3 4, इन सबका एक कांस्टेंट एनर्जी रहता है। दे ऑल हैव कांस्टेंट एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी इन ऑर्बिट्स में मूव करता है तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कभी भी 1 2 3 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो इनका एनर्जी कांस्टेंट होता है। एनर्जी जब भी अगर 1 में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 में मूव करेगा तो जब भी मूव करेगा उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। 2 में मूव करेगा उसका एनर्जी भी कांस्टेंट है, 3 में मूव करेगा उसका एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो एनर्जी तुम्हारे पास वेरी नहीं करता है। तो अगर वो 2 से 3 में जा रहा है तो वेरी करेगा, 2 से 3 में जा रहा है तो वेरी करेगा, 3 से 4 में जा रहा है तो वेरी करेगा, 4 से 3 में जाएगा तो भी वेरी करेगा। बट किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करेगा ना तो उसका एनर्जी कभी भी वेरी नहीं करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग ही तुम्हारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। 8 पॉइंट हो गया था एंड 9th पॉइंट। The orbit in which electron can revolve them known as the stationary orbits. Because of these orbits, energy of the electron is always constant. तो ये जो भी ऑर्बिट्स हैं, ये जो भी ऑर्बिट्स है इसको क्या बोल रहे हैं अपन? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। सर एनर्जी कितना होता है ये मोस्टली अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी क्या होता है, 2 का एनर्जी क्या होता है, 3 का एनर्जी क्या होता है, वो सब कुछ अपन देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड द स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्यों स्टेशनरी बोलते हैं? बिकॉज वो कांस्टेंट रहता है। बच्चे तने उस पे ऊपर आएंगे, मैक्सवेल ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पे भी आएंगे। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा करेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस में फॉल कर जाए। तो बोर ने उसको किस तरीके से डिनोट किया वो उसके ऊपर आते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा डाउट है तने का। तने ये बोल रहा है कि सपोज सर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो आपने बताया था कि वो स्पाइरल पाथ में मूव करते करते न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो बोर ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिया जहां से वो चीज अपने आप रॉन्ग प्रूफ हो रही है? इसके ऊपर आ रहा हूँ, डोंट वरी। बट यहाँ तक क्लियर है सबको? काम ये करते हैं, इसको
यहाँ लिख देते हैं इस क्या ये 9 पॉइंट हो गया। देन लेट्स मूव टू द 10th पॉइंट। तुमने KLMN पढ़ के रखा है ना? व्हाट इज द K, व्हाट इज द L? यस, शेल नंबर। तो शेल नंबर को ही मैं यहाँ पे ऑर्बिट बोल रहा हूँ। जो तुम शेल नंबर पढ़ते हो ना, वही क्या है अपने लिए ऑर्बिट। तो 10th पॉइंट तुम्हारे पास है, each stationary orbit associated with a definite amount of energy, therefore these orbits are also called are the energy levels भी बोलते हैं, stationary orbits भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, या फिर तुमने जो पढ़ के रखा KLMNO, जो शेल नंबर तुमने पढ़ के रखा है, दिस इज द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो 1 को क्या बोलूंगा K, 2 को क्या बोलूंगा L, 3 को क्या बोलूंगा, सॉरी 3 को क्या बोलूंगा M, 4 को क्या बोलूंगा N। जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि अपन को इजीली विजुलाइज हो पाए, बार बार अपन सर्कल्स नहीं बनाएंगे। डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। या तुम उसको KLMN से भी बोल सकते हो, जो तुम पहले KLMN बोलते थे उसी को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 से डिनोट करके रखा। क्लियर है? देन लास्ट पॉइंट जो है, सेवंथ, लास्ट पॉइंट 11th। अब एक चीज ध्यान से सुनो, मैं एक चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, जो अपन देखेंगे एनर्जी कितना होता है वो सब कुछ, पर अभी के लिए एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो उसको याद रखें, ठीक है? सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट का। सबसे जो तुम्हारे पास लोवेस्ट एनर्जी होता है वो होता है ग्राउंड स्टेट। सबसे लोवेस्ट एनर्जी कितना है ग्राउंड स्टेट का? तो लेट्स अज्यूम, लेट्स टेक टू वैल्यूज, ठीक है? लेट्स से ये 5 जूल है और ये 7 जूल, और लेट्स से 11 जूल। बच्चे मैं रैंडम वैल्यूज लिख रहा हूँ, ठीक है? दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दीज आर द रैंडम वैल्यूज। तो अब तुम बताओ, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन 1 में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 में, तो उसका अभी एनर्जी कितना है जो मैंने डेटा देके रखा है उसके करस्पॉन्डिंग? 5 जूल। अब इसको ऑर्बिट नंबर, अब इसने क्या किया, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो भी फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स का कितना था लैम्डा, hc/लैम्डा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्बिटल में जाए। लेट्स से मैंने इसको 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ फोटोन, विद द हेल्प ऑफ फोटोन मैंने 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा? इट विल गो टू सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेशन, यस। तो ये क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिटल्स में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा? हायर ऑर्बिटल में जाएगा। बट लेट्स से मेरा इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, एंड मैंने इस बार इसको जो एनर्जी प्रोवाइड किया, वो लेट्स से मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये कहाँ जाएगा? अभी 5 जूल है, 6 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये कहाँ जाएगा? 7 जूल में जाएगा।
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिटल में जाता है बाय एब्जॉर्बिंग फोटॉन, इट विल गो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ये क्लियर है सबको? यस नो? अब लेट से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास थर्ड में पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया है, ये थर्ड के अंदर पहुंच गया है, ठीक है बच्चे। 4 जूल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा, अगर वो फिफ्थ में है 4 प्रोवाइड करोगे कुछ भी नहीं होगा, वो लेगा ही नहीं उस फोटोन को। बच्चे का जीत का डाउट ये है सर अभी 5 जूल है, अगर उसको 4 जूल एनर्जी प्रोवाइड किया देन व्हाट विल हैपन, क्या 4 के करस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी लेवल है? नो। 4 ऐड करने का मतलब 9 जूल, क्या 9 जूल के करस्पॉन्डिंग कोई भी ऑर्बिट है क्या? नहीं, तो 9 जूल वाले फोटोन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड। यस नो? क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? ओके चलो, अगर सपोज तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, लेट्स अज्यूम तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड में है अभी कहीं पर, अब उसको 2 में आना है, तो वो क्या करेगा? फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा। 11 है, 7 में आना है, फोटोन इमिट करेगा। उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा? 11 था अभी 7 में आ गया, तो फोटोन इमिट करेगा, उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, by releasing photon it will go, it will go, it will go higher orbit to lower orbit, कैसा? By absorbing photon it will go lower orbit to higher orbit, और रिलीज करेगा तो it will go higher orbit to lower orbit। अगर अभी वो थर्ड में है और उसने 6 जूल एनर्जी इमिट कर दिया तो वो कहाँ आ जाएगा? अगर अभी वो थर्ड में है जिसका 11 एनर्जी है, उसने क्या किया, 6 जूल एनर्जी इमिट कर दिया, देन कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट। तो यही सिंपल फॉर्म है, बस अपने को नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में यही करना है। आज अपन एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, आज अपन रेडियस पढ़ेंगे, बट एक्चुअल में इतना ही जरूरी है। वेदांत तुम अपना माइक ऑन कर लो, डाउट पूछ लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है तुम्हारा डाउट। So for example, there is already the first shell is full and it has 2 electrons. If another electron loses energy and enters the first shell, I mean the first shell, would that create excess? ये देख क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देख। अपन कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे Uni electron system. हैं? एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? ठीक है,
ये मैंने Yes, तीन sir. डिफरेंट केसेस देखे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 3 डिफरेंट केसेस लिख के रखे हैं। इलेक्ट्रॉन एक ही है, वही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वही इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा। डन। क्या ये थ्योरी सबको क्लियर है? ये 11 पॉइंट्स है, यही तुमको ध्यान में रखने हैं बस। तो 11 पॉइंट फिर से पढ़ लेता हूँ। द इमिशन और ऑब्जर्प्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन कैन ओनली अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। उसका एनर्जी गैप देख के रखा है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर। इनर टू आउटर मतलब इसका मीनिंग ये है लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। एंड इट इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू। क्लियर है ये वाला पॉइंट सबको? यस नो? तो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर में जाएगा, हायर से लोअर आएगा तो फोटोन इमिट करेगा, दैट्स इट। और सबसे ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लोवेस्ट होता है। क्यों होता है इसका रीजन अभी तक नहीं बताया। क्या यहाँ तक सब लोग साथ में हैं क्या? चलो अब बात करते हैं एनर्जी की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी एनर्जी पे फोकस नहीं करते हैं। अभी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हाँ, अब एक चीज सुनो, किसी का डाउट क्या था? आई थिंक जीत का डाउट था। यस जीत, कि सर वो स्पाइरल पाथ में मूव करते करते न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा ना, उसका क्या हुआ? यस और नो? तेरा डाउट था क्या वो? तो किसका डाउट है? किसी ने तो डाउट पूछा था, तनय का डाउट है सॉरी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब वो क्या करेगा? वो यहाँ से, क्योंकि वो इन्हीं ये 3 में, या तो 3 में ट्रेवल करेगा या फिर 2 में ट्रेवल करेगा या फिर 1 में ट्रेवल करेगा। अगर वो 3 में है ना तो स्पाइरल पाथ में मूव नहीं करेगा, वो 3 से डायरेक्ट क्या करेगा, यहाँ आएगा, एनर्जी इमिट करेगा, फिर यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। ये बोर ने स्टेटमेंट क्या दिया, ऐसा नहीं रैंडम मूव करेगा, या तो 3 में करेगा या फिर 2 में ही करेगा। अगर 3 में कर रहा है, अगर उसका एनर्जी इमिट कर रहा है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, 3 से 2 में आ जाएगा, फोटोन इमिट कर देगा। अगर 2 में ट्रेवल कर रहा है तो 2 से 1 में आ जाएगा, फिर से फोटोन इमिट कर देगा। और फोटोन हमेशा जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में या पैकेट्स के फॉर्म में इमिट करेगा। तो वो अपने आप क्या स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा था, क्योंकि पैकेट के फॉर्म में भी कर रहा है, और पैकेट का जो एनर्जी होगा वो एनर्जी गैप के इक्वल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी थर्ड में है तो मैक्सवेल ने बोला है कि अगर कभी भी एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी इमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। जैसे ही एनर्जी इमिट करेगा 3 से, वो 2 में आ जाएगा। एनर्जी हमेशा गैप में पैकेट्स के फॉर्म में इमिट करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? प्लैंक्स थ्योरी में। तो क्या बोर्स का जो थ्योरी है प्लैंक्स थ्योरी पे एप्लीकेबल है? यस, प्लैंक्स थ्योरी पे वो एप्लीकेबल है। पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी करेगा, 3 से 2 में आएगा, 2 में है, फिर से अगर एनर्जी इमिट किया तो 1 में चला जाएगा, 1 से लोअर नहीं जाएगा। 1 में क्या करेगा? फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, पैकेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, 1 से 2 में जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इमिट भी कर सकता है। तो यहाँ से जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है कि अभी वो स्पाइरल पाथ में मूव नहीं कर रहा है? ओके तने, गुड। बाकी सबको क्लियर है क्या? पहले तो तने का डाउट क्लियर है वो समझो, उसके बाद जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो समझ में आना चाहिए। बच्चे, फर्स्ट का एनर्जी लोवेस्ट है, और मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था जहां पर एनर्जी सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यस, उसके बाद फर्दर और नीचे तुम नहीं जा सकते। ओके गार्गी? क्लियर? चलो भाई, अब बात करते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट करने के लिए आपने 2 रिलेशन लिख के रखे थे, उन्हीं 2 रिलेशन को वापस लिखते हैं। एक तो था तुम्हारे पास के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
इज इक्वल टू mv² अपॉन r, और एक तुम्हारे पास था mvr इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रिलेशन था, एंड एक सेकेंड रिलेशन था तुम्हारे पास mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पर। बच्चे मैं अभी डेरिवेशन कर रहा हूँ, तुमको बार बार डेरिवेशन करने की नीड नहीं, और ना ही डेरिवेशन तुमको याद रखना, ठीक है, बट फिर भी मेरे को डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन 1 जो थी और 2 जो थी, इसको मैंने फिर से लिखा। नाउ व्हाट वी कैन सी, एक r से एक r कैंसिल आउट करके, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा kz² अपॉन r इज इक्वल टू mv²। एंड यहाँ से क्या करेंगे बच्चे, देखो अननोन तुम्हारे पास v है एंड r, एक काम ये करो, यहाँ से जो v है ना उसको तुम क्या लिख सकते हो, nh अपॉन 2 पाई इंटू mr, यस यस नो। तो v² क्या होगा, v² होगा n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r², यस। और नाउ इस v² का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यू विल गेट kz² अपॉन r इज इक्वल टू m इंटू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r²। क्या ये सबको क्लियर? नाउ देखो, एक m से एक m कैंसिल आउट कर लो, साथ ही साथ एक r से एक r भी कैंसिल आउट, जो ये रिमेनिंग r है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, रिमेनिंग r को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर टर्म्स क्या है n² h² अपॉन नीचे टर्म्स क्या है 4 पाई स्क्वायर m इंटू k इंटू z। क्या ये एक्सप्रेशन याद करना है? नहीं, एक्सप्रेशन याद नहीं करना है। अगर एग्जाम में एक्सप्रेशन पूछा तो तुमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 याद करना है, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत रेयर होगा कि एग्जाम में तुमको ये पूछने वाला है। अब सुनो एक चीज ध्यान से, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं, h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू k इंटू e² इंटू n² अपॉन z को साइड में देखो। अब ध्यान से, क्या h कांस्टेंट है क्या, यस और नो? h तो प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मुझे पता है। क्या 4 कांस्टेंट है? यस। क्या पाई कांस्टेंट है? यस। क्या m, यहाँ पर m क्या किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का या न्यूक्लियस का? यहाँ पे m किसका मास था, इलेक्ट्रॉन। क्या वो भी अपने को नोन है क्या? अच्छा, अपन इलेक्ट्रॉन का मास ही लिख रहे थे। देखो अगर जब अपने इक्वेशन लिखा था ये, अभी मास किसका लिख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का, mv² अपन मास किसका लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। चलो, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोन है। क्या k पता है क्या आपको? k का वैल्यू लिखवाया था अगर तुमको याद होगा तो, k का वैल्यू क्या था 9 इंटू 10⁹, वो भी कांस्टेंट है। क्या e का वैल्यू भी पता है क्या? क्या e का वैल्यू भी पता है क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा तो कांस्टेंट है यार, ये सारा का सारा तो क्या है, कांस्टेंट। अगर ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम घर पे करके देख लेना। बट अपने को क्या आएगा, अगर तुम सबको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 0.529 इंटू n² अपॉन z, और ये वैल्यू आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग। मीटर में नहीं, उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर। क्या ये याद रखना है क्या? हाँ, ये याद रखना। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो Z कितना होगा,
अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो z कितना होगा 1। अगर मैं हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की बात करूं, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस की बात करूं तो n कितना होगा बच्चे, n कितना होगा, n स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, n कितना होगा 9। तो अगर मेरे को ऑर्बिट नंबर दे दिया और अगर मेरे को एटॉमिक नंबर दे दिया, क्या तुम रेडियस निकाल सकते हो? अगर मेरे को ऑर्बिट नंबर पता है और अगर मेरे को एटॉमिक नंबर पता है, क्या मैं रेडियस फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी भी एटम का जो भी यूनि इलेक्ट्रॉन है? यस और नो? यस। यहाँ से तुम रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। अब साथ ही साथ एक ये तो याद रखना ही रखना है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अगर मैं R1 को लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, और लेट्स से मैंने एक R2 लिखा किसी भी और एटम के किसी भी और ऑर्बिट की रेडियस, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा जैसे, यस। क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं? तो अगर मेरे को दो रेडियस का रेशियो निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा n1 स्क्वायर अपॉन z1 इंटू n2 स्क्वायर अपॉन z2। यस। अगर मेरे को कभी भी दो रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है तो कैन वी से दिस थिंग, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप से यहाँ कैसे, या तो तुम ऐसे आ सकते हो या फिर तुम ऐसा भी तो बोल सकते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। यस और नो? R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। यस, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। और जो भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है, अगर मैं उसका रेशियो निकालने जाऊं तो मैं उसको लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2। अगर किसी के भी प्रोपोर्शनल है, रेशियो लोगे तो कांस्टेंट अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन z1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर अपॉन z2। मैंने इसी चीज को एक डिफरेंट तरीके से शो किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर r n स्क्वायर अपॉन z के प्रोपोर्शनल है तो तुम जब रेशियो लोगे तो जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल जिसके प्रोपोर्शनल है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो आ जाएगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है क्या? यस, नो? किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क, दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क। तीन चार लोगों के रिप्लाई आते हैं, बाकी लोग क्या, मतलब 56 ही लोग कनेक्टेड यार। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं हो सकता कि तुमको नोट्स भी नहीं लिखने, तुमको सिर्फ आंसर करना है यार, उसमें भी तुम इतना आलस खा रहे हो। अपना माइक ऑन कर लो बच्चे। राजश्री, क्या डाउट है वो बता दो। हेलो, सर एक बार रिपीट करो ना। उनको ये समझ में आया रेडियस? हाँ। तो अगर मैं किसी लेट से दो ऑर्बिट लिए, दो एटम है और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, तो क्या मैं R1 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस, नो? क्या मैं R2 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस, नो? अगर मैं रेशियो लूंगा तो कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो R1 अपॉन R2 कितना आएगा, n1 स्क्वायर अपॉन z1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू z2। यस। इसी को या तो तुम ऐसे याद रखो या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कमेंट कर सकता हूँ कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है। रेडियस कांस्टेंट पे तो डिपेंड करेगा नहीं, रेडियस डिपेंड किस पे करेगा, n और z पे। तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर अपॉन z के। यस। तो इसका मतलब जिसके प्रोपोर्शनल होगा तो वहां से मैं डायरेक्टली रेशियो भी लिख सकता हूँ। तो अगर प्रोपोर्शनल, लेट से अगर सपोज ऐसा मान लो कि अगर रेडियस तुम्हारे पास प्रोपोर्शनल आता, लेट्स अज्यूम रेडियस नहीं, लेट्स से कुछ और वैल्यू वैल्यू ले, लेट्स से अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आता, लेट्स से z बाई n के,
तो मैं v1 by v2 को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, v1 by v2 को लिख दूंगा z1 upon n1 डिवाइड बाई z2 upon n2। समझे? Okay, sir. अगर लेट से वो होता z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के, तो मैं लिस्ट लिख देता इसको ऐसे। समझे? Yes. ओके चलो, ये पूरी बात होगी किसकी, ये बात होगी रेडियस। अपने को रेडियस नहीं चाहिए, अपने को तो फर्स्ट हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो भी सर्किल कर रहा हूँ, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो याद रखना है। देन सेकंड दैट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में ट्रेवल तो कर रहा है बट कौन सी स्पीड से कर रहा है। तो देखो ये इसको एक्सप्रेशन नंबर दे देते हैं 3, इसको एक्सप्रेशन नंबर दे दिया 3। तो फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 v कितना था, v था तुम्हारे पास nh अपॉन 2 पाई इंटू एम आर। अब क्या करते हैं, v इज इक्वल टू, ये तो nh को तो ऐसे लिखने देते हैं 2 पाई m, काम ये करते हैं सॉरी, h को ऐसे ही लिखते हैं 2 पाई m को भी ऐसे ही लिखते हैं इनटू ये कितना है n डिवाइडेड बाय r। ये ठीक है, ये क्लियर है क्या सबको? चलो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, h अपॉन 2 पाई m इंटू n का वैल्यू, n तो ठीक है, r का वैल्यू कितना निकला अभी अपन ने, r का वैल्यू निकला 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, बट वो आर्मस्ट्रॉन्ग में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज h तुम्हारे पास जूल में है, मास तुम्हारे पास केजी में, इसलिए मैंने उसका ऐसा ही यूनिट लिखा है ताकि कन्वर्जन करना ज्यादा इजी। यहाँ से लिख सकते हैं h अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू 0.529 इंटू 10 टू दी पावर -10, सारे के सारे कांस्टेंट को एक साइड लिख लिया, इंटू एक n ऊपर था और डिनोमिनेटर में क्या है n स्क्वायर अपॉन z। क्या ये सही, यहाँ तक सबको क्लियर? यस नो? अब क्या इसको मैं एक n से एक n कैंसिल आउट कर दूंगा, तो वेलोसिटी कितना आएगा, सारे कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 1.218 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू z अपॉन n। और ये किस में आएगा, क्योंकि मैंने रेडियस मीटर में लिख लिया था, तो ये आएगा मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। यहाँ तक किसी स्टेप में किसी को डाउट है तो बताओ। ओके बच्चा, ये यहाँ तक आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, बच्चे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 पाई m 0.529 10 टू द पावर -10, ये सब कुछ कांस्टेंट है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे साइड में क्या बचेगा, z अपॉन n, z अपॉन n को लिख लिया। yes, proportional to z inversely proportional to n, so velocity is z upon n। सर डेरिवेशन याद रखना है क्या ना, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना वही याद रखना है, डेरिवेशन फालतू में याद नहीं रखना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू z1 अपॉन n1 डिवाइडेड बाय z2 अपॉन n2, यस नो?
अगर जिस बच्चे ने यहाँ तक समझ लिया है आज की क्लास में, और उसको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, बाकी तुम अपने आप निकाल सकते हो। सबसे पहले दो फॉर्मूले याद रखने हैं। R इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंड वेल स्पीड इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन। बस दो ही चीजें याद रखनी है। किसके प्रोपोर्शनल है? R प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर अपॉन जेड के, V प्रोपोर्शनल है जेड अपॉन एन के। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? यस नो? अगर किसी को भी इस पार्ट में डाउट है अभी तक, तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क देयर डाउट। इसके बाद मतलब फिर ये मत बोलना कि सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्वेश्चन सारे इसी पे होंगे। वही तीन चार लोग हैं जो बोलते हैं कि सर क्लियर है। तुमको पता है मैं तुमको मीटिंग से लीव भी कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। यू नो दैट? मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर सब तुम रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं मीटिंग से तुमको रिमूव भी कर सकता हूँ। डू यू वांट दिस थिंग? क्या ऐसा करना है क्या? जो 5-6 लोग रिप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को रखते हैं ना, फिर बाकी लोगों को रिमूव ही कर देते हैं। अगर तुमको यस नो लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेट्स डू दैट थिंग है, कर सकते हैं। Sir, can you explain this once again? Which one? This formula. अरे कौन से स्टेप से समझ में नहीं आया? ये तुमको समझ में आया? ये कैसे लिखा जो लास्ट स्टेप है? नहीं sir. ऊपर वाला स्टेप, हाँ sir. ऊपर वाले स्टेप को ही मैंने क्या किया, जो एच था, ये सारे कांस्टेंट जो थे ना, कांस्टेंट क्या क्या था? ये कांस्टेंट था, ये था, ये था, ये था, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था। उन सबको एक साइड लिख के आ गए। ठीक है, यस बच्चे, हाँ ये sir. क्लियर है? और ये z जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा। यस, और एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, हाँ sir. और जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जब सारे कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 2.18 into 10⁶ z अपॉन n, तो कांस्टेंट है। ठीक है, अपने को कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैं शो नहीं कर रहा कि क्या क्या रखना है, सारे कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। फिर अपने को कांस्टेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है 2.18 into 10⁶ into z अपॉन n। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? z अपॉन n के। अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या आएगा? z1 अपॉन n1 अपॉन z2। क्लियर? Yes sir. तो दो फॉर्मूले ध्यान रखना। अब बाकी के फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने हैं। लेट्स से अगर सपोज इफ आई टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम पीरियड देखते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द टाइम पीरियड, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कैपिटल टी से, तो बच्चे टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी होता है। बट सिंपली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा? अगर अपन यहाँ पे इस केस की बात करें, सॉरी सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये z अपॉन ई है, ये रेडियस r है, ये इसका स्पीड v है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किल में मूव करना है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल।
डिवाइडेड बाय स्पीड, यस और नो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड इन वन साइकिल डिवाइड बाय स्पीड। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो यहाँ से यहाँ तक वापस आने? ऊपर यार मैं क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू 2 πr अपॉन v। क्या मुझे r की वैल्यू पता है क्या? क्या मुझे r की वैल्यू पता है क्या? यस नो? कितना था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बट और वेलोसिटी कितना था? 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन, 6 इंटू जेड अपॉन एन। बट यार एक चीज ध्यान रखो, तुमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये तुमने लिखा है मीटर पर सेकंड है। अगर नीचे तुमने मीटर पर सेकंड में लिखा है वेलोसिटी, तो क्या रेडियस भी तुमको मीटर में लिखना पड़ेगा, यस और नो? तो 10⁻⁻10। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बच्चे लोग ध्यान से सुनो, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में कभी भी टाइम पीरियड पूछा, सब्स्टिट्यूट करो, देन उसके बेसिस पे सॉल्व करो। मैं इसका इक्वेशन याद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को रेडियस याद है, स्पीड याद है, वो दो याद है, तो मैं सारी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मेरे को टाइम पीरियड का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा, मैं रेडियस फाइंड आउट कर लूंगा, मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूंगा, देन मैं इसको डिवाइड करके वी विल सॉल्व के टाइम पीरियड कितना आएगा। क्लियर सबको? तो मेरे को बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? या तो तुम बोल सकते हो कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, देखो दो तरीके से तुम बोल सकते हो। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है? आर अपॉन वी के। बट आर खुद किसके प्रोपोर्शनल था? आर प्रोपोर्शनल था एन स्क्वायर अपॉन जेड के, और वी प्रोपोर्शनल था जेड अपॉन। मेरे को वो प्रोपोर्शनलिटी जो निकालना है एन और जेड के करस्पॉन्डिंग निकालना है। किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है? एन और जेड के। किसके करस्पॉन्डिंग? एन और जेड के। तुमने जो आर अपॉन वी बोला है, इट्स गुड थिंग, ये सही है, बट मेरे को किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है? एन और जेड के। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ये आ जाएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे ये याद तो नहीं रखना है, बट अप्रोच कैसे करना है वो पता। अप्रोच कैसे करना है वो पता होना चाहिए, ये मीटर वाली गलती नहीं कर। तुम यहाँ से भी देख सकते हो बच्चे लोग, जो यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ से भी देख सकते हो। किसी को समझ में नहीं आता तो देखो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ऊपर है, सॉरी एन स्क्वायर अपॉन जेड ऊपर है, और जेड अपॉन एन नीचे। तो यहाँ से भी देख सकते हो कितना प्रोपोर्शनल आएगा। वेदांत क्या डाउट है सर? कुड बी सॉरी सर, वी कुड आल्सो सब्स्टिट्यूट अ कांस्टेंट एंड डायरेक्टली फाइंड अ टाइम पीरियड विदाउट फाइंडिंग द वेलोसिटी एंड द रेडियस। यस बच्चे, कर सकते हो। यस तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन फाइंड आउट। ये बोला सर रेडियस और वेलोसिटी अपन फाइंड आउट नहीं करते हैं, बट ऐसे में 6-7 फॉर्मूले बताने वाला। सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, याद दो ही करने। अगर दो याद है तो बहुत से उसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब आई डोंट नो व्हाट आर यू रुचिर, अपन बाद में डिस्कस करते हैं, जो थर्ड लॉ जो भी है, ठीक है? मेरे को क्लास के बाद में पूछ लेना। चलो, इट्स T1 अपॉन T2। टाइम पीरियड का रेशियो कितना आएगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, N1 क्यूब अपॉन
n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर। इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर इंटू n2 क्यूब अपॉन z2। यस नो? क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? अब मुझे आज की क्लास में तुमको जितना एक्सप्लेन करना था मैं कर चुका। चलो ये फोर्थ हो गया। तो प्रोपोर्शनल किसके है उसका याद रख सकते हो, अगर याद नहीं रखना बच्चे जेड स्क्वायर आएगा ना यार, एक जेड यहाँ पर है, एक जेड यहाँ पर है। तुमको ये तो पता है ना, x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय a अपॉन बी, इसको तुम x इंटू बी अपॉन वाई इंटू ए लिख सकते हो। चलो फोर्थ बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फोर्थ क्या बात करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी। इसको f से रिप्रेजेंट कर लो या फिर न्यू से रिप्रेजेंट कर लो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड ऊपर अपन ने देख लिया था, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब इट्स v अपॉन 2 पाई आर। यस और क्या v पता है क्या आपने? यस। r पता है क्या आपने? इंटू जेड अपॉन, क्या r पता है क्या अपने को? यस r भी पता है। क्या ये सही है, कुछ और करना पड़ेगा? क्या r का वैल्यू सही है या कुछ और करना पड़ेगा? मीटर में, यस। तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, अगर क्वेश्चन में कभी भी फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो तुमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। If they ask the exact value of the frequency, then you have to substitute this value. तो इसका मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v अपॉन r, इट इज प्रोपोर्शनल टू v अपॉन r। एंड अगर टाइम पीरियड n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा? z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। तो अपने को ध्यान में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। और अगर मेरे को दो फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड आउट करने को बोला तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, z1 स्क्वायर अपॉन n1 क्यूब इंटू z2 स्क्वायर अपॉन n2 क्यूब। डन? यस नो? अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जिसको जनरली जे से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है, जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे को बताना है। और जे का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर मोमेंटम क्या था, क्या फॉर्मूला था? ओके तनय गुड, हजमा गुड, हमजा सॉरी, गार्गी गुड। ओके, क्या फॉर्मूला था? m इंटू वी इंटू आर।
या फिर तुम इसको क्या बोल सकते हो, NH अपॉन 2 पाई एस। अगर मेरे को ऑर्बिट नंबर 1 का बोला, ऑर्बिट नंबर 1 का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन 2 पाई। ऑर्बिट नंबर 3 का कितना होगा, मैं लिख भी देता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट नंबर 3। या तो तुम m इंटू वी इंटू आर कर लो, या फिर तुम सिंपली क्या कर लो, 3h अपॉन 2 कर लो, दोनों सेम ही वैल्यू आएगी। क्या कर दूंगा मैं, 3h अपॉन 2 पाई बोल दूंगा। दोनों में से कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इट डजंट मैटर। मेरे को ये बताना है कि j किसके प्रोपोर्शनल है, j जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v इंटू आर या फिर n और z के टर्म्स में बताओ, j किसके प्रोपोर्शनल है। ओके गार्गी, गुड। बच्चे तुम यहाँ से v और r में मत देखो, तुम डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो। देखो j किसके प्रोपोर्शनल है, j n के प्रोपोर्शनल, h अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है। तुम v इंटू आर भी करके देखोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू। v के लिए क्या लिखूंगा, v के लिए लिखूंगा z अपॉन n, r के लिए लिखूंगा n स्क्वायर बाई z, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो j किसके प्रोपोर्शनल होगा, n के, सॉरी j किसके प्रोपोर्शनल होगा, n के। तो J1 बाई J2 का रेशियो कितना आएगा, N1 बाई। क्या तुम सब लोगों को ग्राफ आते हैं क्या, आर यू कंफर्टेबल विद ग्राफ्स, सारे सारे लोग ग्राफ से कंफर्टेबल हो क्या, सही है। मतलब अगर ग्राफ आते हैं तो बहुत सही, अगर तुमको ग्राफ पता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं एक ब्रीफ आइडिया फिर भी तुमको दे दूंगा। मेरे को पता करना है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है। ओके, बट के Q1 Q2 मत बोलो ना बच्चे, Q1 Q2 तो पता है ना। अब जीरो कैसे लग रहा है, क्या बात कर रहे हो, नेट फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो दोनों इक्वल है बट कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, नेट जीरो फोर्स है बट एक वैल्यू क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, या तो के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इतना फोर्स लग तो रहा है, या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यस और नो। तो दोनों इक्वेट है, दोनों इक्वल है ताकि वो स्टेबल रह रहा है, बट कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा ना उसके ऊपर। क्या मैं एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, भाई सब्स्टिट्यूट, we can find out एग्जैक्ट वैल्यू, बट मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। मेरे को अब तुम सब लोग बताओगे कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वो मुझे फाइंड आउट करके बताओ आप सब। अच्छा मास तो कांस्टेंट है ना यार, क्या बात कर, एन और जेड के करस्पॉन्डिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, नॉट वी और आर बच्चे, मेरे को चाहिए एन और जेड के करस्पॉन्डिंग। आई वांट योर आंसरिंग एन और, यस डार्गी गुड। मेरे को जेड और एन के करस्पॉन्डिंग चाहिए।
नो एलिशा, तुमने एक मिस्टेक किया है। नो अक्षत, गलत है ये तो। डिवाइड क्यों नहीं कर पा रहे यार? अच्छा, वी और जेड के क्यूब में नहीं चाहिए मेरे को, एन और जेड के करस्पॉन्डिंग चाहिए। ये क्यों गलती कर रहे हो यार? ये किसके प्रोपोर्शनल है? क्या ये सबको समझ में आता है? और वी खुद किसके प्रोपोर्शनल है? वी खुद प्रोपोर्शनल है किसके? जेड अपॉन एन। इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि वी स्क्वायर लिखा है। और एन किसके प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर बाई जेड। ना, जेड स्क्वायर कहाँ से आएगा? जेड क्यूब हो जाएगा यार। तुम डिवीजन में कैसे गलती कर रहे हो? ये जेड ऊपर जाएगा तो जेड क्यूब बनेगा, वहां से एक एन नीचे आएगा तो एन की पावर 4 बनेगा। दो तीन लोगों के आंसर सही आए हैं बस। क्या ये पार्ट क्लियर है? यस नो? अच्छा, तो यहाँ से इसका मतलब सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ? F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू Z1 क्यूब अपॉन N1 की पावर 4 इंटू Z2 क्यूब अपॉन N2। अक्षर अपना माइक ऑन कर ले बस। यस सर। हाँ बोल, क्या सर ये एक बार समझा दो ना फिर से। क्या समझाना? कौन सा स्टेप? सर ये एफ प्रोपोर्शनल वाला। ये तेरे को समझ में आया? वी स्क्वायर अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। यस सर। और वी खुद किसके प्रोपोर्शनल है? जेड अपॉन एन के। जेड एन अपन एन। तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? वी स्क्वायर जेड अपन एन द होल स्क्वायर। आर किसके प्रोपोर्शनल होगा? यस। एन स्क्वायर अपन जेड। हाँ, तो डिवाइड करना है इसको। ओके सर, थैंक यू क्या सर। तुमको अगर, आई होप तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, अगर कभी भी ऐसा हो, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको एक्स अपॉन वाई को वैसा का वैसा रहने दो, जो ए अपॉन बी है इसको मल्टीप्लाई में लेके जाओ, इसको उल्टा कर। ओके सर, थैंक यू सर। उल्टा करके भी तुम देख सकते हो क्या होगा। ओके चलो, सब लोग साथ में हैं? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं प्रॉब्लम आज नहीं करवा रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करके आना, नेक्स्ट टाइम इस पे प्रॉब्लम करेंगे, डोंट वरी। सैटरडे को मोस्टली अपना क्लास है तो वहां पर विल सी के कैसे प्रॉब्लम्स करनी है। अभी मैं ग्राफ देखना चाहता हूँ कि ग्राफ किस किस को पता। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरी केमिस्ट्री में। मैं एक बार ही ग्राफ बताऊंगा ढंग से, बिना मीटिंग लेफ्ट किए सब लोग देख। इसके अलावा मैं कभी भी तुमको ग्राफ नहीं बताने वाला। आज के बाद मैं तुमको सारे ग्राफ क्लियर कर दूंगा। उससे पहले तुम मुझे एक चीज ये बताओ, क्या तुम सबको ये ग्राफ प्लॉट करना आता है क्या? यस, बताओ क्या होगा। मेरे को स्लोप बताओ, इंटरसेप्ट बताओ। क्या बताना है? स्लोप बताना है क्या इंटरसेप्ट? मेरे को टेन थीटा बता दो। टेन थीटा कितना? थीटा मत बताओ, टेन थीटा बता दो। स्लोप 2 है। सर 60 डिग्री। तो टेन थीटा 260 कैसे होगा यार? ओह सॉरी। कैसे करते थे? ग्राफ प्लॉट करने का बेसिक फंडा क्या है? वाई एंड एक्स। ग्राफ प्लॉट करने का बहुत बेसिक फंडा है।
ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना तुमको, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x है, तुम एक काम करो, अगर x का वैल्यू 0 रखूंगा तो y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क करते जाओ, ये हो गया 0,0। अगर x जब 1 है तो y कितना है, y 2 है, ये लो 2। x जब 1 है तो y कितना है 2, एक पॉइंट ये आ गया। x जब 2 है, x जब 2 है तो y कितना है, y आ जाएगा, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, वैसे x जब 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 6। 3-4 पॉइंट मार्क करो, उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा 6। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, सिंपल, इट विल कम्स आउट स्ट्रेट लाइन। यस, जिसको भी ग्राफ अभी तक क्लियर नहीं, तुम ऐसे देख सकते हो। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लेट्स से ये अगर थीटा है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल है उस लाइन का, उसको बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप जो होगा यहाँ पे कितना होगा, टेन थीटा। और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या बोलते हैं, वाई बाई एक्स। टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कितना है यहाँ पे, यहाँ पे हाइट कितना है, देखो ये पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट 1 ले लो, ये पॉइंट 2 ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 2 और बेस कितना है 1। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 2/1। तुमको ऐसे भी नहीं करना, तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रख लो, जब भी y इज इक्वल टू समथिंग में जो ये आगे का कोफिशिएंट होता है यही स्लोप होता है। तो y इज इक्वल टू समथिंग में जो आगे का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, स्लोप। तो अगर सपोज तुम्हारे पास लेट से ये इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा 2/3। क्या स्लोप होगा 2/3, क्योंकि अपने को इक्वेशन है ना, क्या लिखना है, अपने को इक्वेशन लिखना है y इज इक्वल टू 2x/3। y इज इक्वल टू समथिंग में जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है तुम्हारे पास स्लोप। क्लियर है सबको, फर्स्ट वाला ग्राफ क्लियर है क्या सबको। अब बात करते हैं सेकंड वाले ग्राफ। सेकंड वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लेते हैं। y x अब वो इक्वेशन था अपने पास, हाँ, अब 2x 3x प्लस 2 है, तो अगर x जब 0 है, x जब 0 है तो क्या आएगा, y कितना होगा, x जब 0 तो y कितना होगा, x जब 1 है तो y कितना होगा, y x जब तुम्हारे पास 2 है देन y कितना होगा, y कितना होगा 8। x जब 3 है देन y कितना होगा 11। कुछ भी नहीं करना, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, x 0 तो y 2, चलो x 0 तो y 2 ये रहा।
ये क्या वैल्यू होगी 2 एंड 0। x जब 1 है ये 1 ये 2 और ये 1 2 3। x जब 1 है तो y 5। अब पॉइंट मार्क करते जाते हैं। x जब 1 है तो y कितना है 5। ये 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। x जब 2 है तो y कितना आ रहा है 8। क्या अभी भी स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप क्या है, ये x एक्सिस ये थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। अगर tan थीटा स्लोप के इक्वल है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी बता। जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है tan थीटा। जो x का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है tan थीटा। ठीक है, अगर मैं y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट का सिंपल मीनिंग क्या है, जहां पे x 0। अगर तुमको कोई भी इक्वेशन दे के रखी है तो जहां पे अगर तुम y को 0 सॉरी y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करूंगा मैं, x को 0 पुट करूंगा। x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मेरे को क्वेश्चन में कब बोला कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट का मतलब y को 0 पुट करो y को 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने उस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा ना, तो ये यहाँ कट करेगा। तो जहां x एक्सिस पे कट करेगा वो वाला पॉइंट कितना आ जाएगा। डन, ये सबको समझ में आता है यहाँ पे, यस नो। ये मैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कभी भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो भी उन्होंने जो मीटिंग लीव किया ना, मैं आगे कल नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करने वाला। आई विल टेक अनदर 5 मिनट्स। मेरे को 2 ग्राफ और एक्सप्लेन करने हैं, बट इसी ग्राफ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो जिसने ये क्लास ढंग से नहीं किया उनको नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली नहीं समझ में आना है। जितना भी आज किया है सारे न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में कर। तो लेट्स सी अनदर ग्राफ। लेट्स से तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो ग्राफ प्लॉट करवाऊंगा उसके बाद खत्म। तो आज का लेक्चर यहीं पे होगा। क्या स्ट्रेट लाइन होगा? देखो बच्चे, स्ट्रेट लाइन का सिंपल फंडा क्या बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन कब होगा? स्ट्रेट लाइन तब होगा जब तुम्हारे पास y की पावर भी 1 हो और x की पावर भी 1 हो। स्ट्रेट लाइन तब होगा जब तुम्हारे पास y की पावर भी 1 हो एंड x की पावर भी 1 हो। अगर y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर y की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तब भी स्ट्रेट लाइन में होगा। कोई तो डिफरेंट कर्व होगा। इसको कैसे निकालना है? इसको निकालने का सिंपल ट्रिक क्या है तो ध्यान से देखो एक बार। अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूं, x को 0 सब्स्टिट्यूट करो, y कितना है? पूरा कितना होता है? अगर x की वैल्यू x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? अगर x की वैल्यू -1 तब y की वैल्यू कितनी?
अगर 2 है तो y की वैल्यू 4, अगर -2 है तो भी 4। सबसे अच्छी चीज क्या है, 0 पे 0। अच्छा 0 पे 0 ये लो। अच्छा 1 पे 1, ठीक है, और -1 पे भी 1, ओके। 2 पे 4, ठीक है, एंड -2 पे भी 4। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज द मिरर इमेज? इज द मिरर इमेज अबाउट x axis, सॉरी, मिरर इमेज अबाउट y axis। इसका एक दूसरे का मिरर आ रहा है। अगर तुम पॉइंट ये सब कुछ लिखोगे तो यू विल गेट दिस कर्व। ऐसा एक कर्व स्ट्रेट लाइन में है। क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है क्या? क्या कर्व का स्लोप कांस्टेंट होगा क्या? स्लोप नॉट, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला, कॉल्ड पैराबोला। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताना। एक लास्ट ग्राफ बचा है बस, इस ग्राफ का कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो रुक जाना, मैं रुका हूँ। एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। y इज इक्वल टू 1/x और y इज इक्वल टू 3/x, सेम ही है। ओके रुचिर, गुड। कुछ लोगों को आइडिया है, गुड थिंग है। तुमको पता है ग्राफ के बारे में तो ठीक है, मतलब अगला क्लास तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब बच्चे y इज इक्वल टू 1/x, इसमें थोड़ा ध्यान से अपने को है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नॉर्मल तरीके से नहीं है। अगर मैं, क्या मैं x को 0 पुट कर सकता हूँ? यस और नो? क्योंकि डिफाइन ही है। तो अगर x को 0 पुट नहीं कर सकता, बट क्या मैं x की बहुत छोटी, इसको बोलते हैं 0 की तरफ अप्रोच करवा। अगर x टेंडिंग टू 0 होगा, अगर मैं x को 0 पुट नहीं कर रहा बट 0 से रिलेटेड, जैसे कि 0.0000 समथिंग कुछ पुट कर, अगर x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू कितना होगा? लिमिट बोल सकते हो यस। तो y टेंडिंग टू कितना होगा? अगर x को मैं 0 की तरफ टेंड कराऊंगा तो y कहाँ टेंड करेगा? हेलो, इंफिनिटी। बच्चे मैं 0 पुट नहीं कर रहा, जीत मैं 0 पुट नहीं कर रहा। अगर 0 पुट करूंगा तो नॉट डिफाइन होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 की तरफ अप्रोच करवा रहा हूँ। y कहाँ अप्रोच करेगा? इंफिनिटी अप्रोच करेगा, ये सुन। और अगर मैं y को, सॉरी, अगर मैं x को इंफिनिटी अप्रोच करवाऊंगा तब y कहाँ अप्रोच करेगा? 0 की तरफ। इसका मतलब अगर मैं x का बहुत छोटा वैल्यू लूं, अगर मैं x का बहुत छोटा वैल्यू लूं तो y का वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक तो ये पॉइंट आ जाएगा। एंड अगर मैं x का बहुत बड़ा वैल्यू लूं तो y का बहुत छोटा वैल्यू आएगा। एक ये पॉइंट आ जाएगा। ये सबको समझ में आता है क्या? ग्राफ, क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्या? क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? इसको कर्व आएगा। इसको बोलते हैं हाइपरबोला।
इसको क्या बोलते हैं? हाइपर। जो मैंने 4 ग्राफ बताए हैं, बेस्ड ऑन दैट वी विल डू द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी तुमने सीखा है, कितना तुमको लर्न हुआ है, कितना तुमको अंडरस्टैंड हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में जो सैटरडे को क्लास होगा उसमें पता चल जाएगा। वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस एंड वी विल स्टार्ट द एनर्जी वाला सेक्शन। एंड बट फिर भी अभी भी किसी को डाउट है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, देन दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। किसी को कुछ भी डाउट है तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक एंड दे कैन आस्क। ओके बाय। ओके ओके, अच्छा माइक ऑन कर दो ना, आई थिंक किसी को तो डाउट है बेटा। Sir, can you explain the last graph once again? ओके तने थैंक्स। या लास्ट ग्राफ में बच्चे क्या है, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं, लेट्स से तुम पुट करके देख लो। x देखो 0 तो पुट कर नहीं पाऊंगा, तो x का वैल्यू लेट्स से इतना पुट कर दो, लेट्स से 10 टू द पावर -20 पुट कर दो, जो कि एक बहुत छोटा वैल्यू है। यस, Yes, sir. अगर x को जब मैं 10 टू द पावर 20 पुट करूंगा तो पुट करो, तो y कितना आएगा? क्या y 10 टू द पावर +20 आएगा क्या? 10⁻²0. तो अगर ये वेरी स्मॉल होगा, ये वाला वेरी 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 लार्ज होगा। यस, हाँ. x की बहुत स्मॉल वैल्यू पे y की वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है, तो ऐसा कुछ पॉइंट आया? यस बच्चे? सर थोड़ा सा नहीं, समझ में, ये पूरा नहीं समझ में. बच्चे x का वैल्यू, ये x यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरीके से होता है ना। हाँ सर. और यहाँ पे y 0 1 2 3 4 इस तरीके से ऊपर बढ़ेगा ना। हाँ. x का वैल्यू 0 के क्लोज रखोगे तो y का वैल्यू इनफाइनाइट के क्लोज आएगा ना। जैसे हाँ. इनफाइनाइट यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ. x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा ना। हाँ. हाँ सर. अभी भी नहीं समझा? अभी समझा? हाँ सर, अभी थोड़ा सा समझा. ओके, इससे देख लो, अगर सपोज तुमने y का वैल्यू लेट से इस बार x का वैल्यू 10 टू द पावर 20 रखा, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 10 टू द पावर -20 आएगा। यस, हाँ, 10⁻² आएगा. इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो y की वैल्यू बहुत कम आएगी। हाँ. तो अगर मैं x की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तो y बहुत कम आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा। हाँ. हायर वैल्यू पे लोअर वैल्यू आया, तो पॉइंट तुमको गैस करना है कि पॉइंट कौन सा है। हाँ. पॉइंट गैस करने के बाद तुमको पॉइंट पर तुमको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ. ओके। थैंक यू सर. या यस बस, और किसका डाउट है? किसने हैंड रेज किया? ओके बाय 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 बाय। चलो देन बाय।